हेलो ऑल ऑफ यू, आई वेलकम यू ऑन योर वेरी ओन यूट्यूब चैनल मनोज जहांगीर क्लासेस। और आज की क्लास में हम लोग जो है वो बात करने वाले हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में कि इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है इंडिया का वो क्या कुछ था, किस तरीके का था, क्या प्रॉफिटेबल था या नहीं था, या क्या सारी चीज़ें थी। तो अगर मैं बात करूं इंडस्ट्रियल सेक्टर की, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था। और क्यों नहीं था, क्या सारे मतलब इसके जो है पॉइंटर्स थे, क्या सारे इसकी प्रॉब्लम्स थी, वो सारी की सारी आज हम डिस्कस करेंगे इस क्लास में। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं फर्स्ट पॉइंट की यहां पर, तो द फर्स्ट पॉइंट इज पॉलिसी ऑफ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब पॉलिसी ऑफ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हमें क्या कहती है, क्या बताती है? देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें पॉलिसी ऑफ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की, तो यहां पर ब्रिटिशर्स ने जो है बेसिकली एक पॉलिसी फॉलो की जिसको हम सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी भी कहते हैं। या आपके पेपर में एक और क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट वाज द टू फोल्ड डी इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी ऑफ ब्रिटिशर्स। वो क्या पॉलिसी थी जो सिस्टमैटिक वे में जो है इंडियन हैंडीक्राफ्ट को जिसने डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो वो पॉलिसी जो थी वो थी पॉलिसी ऑफ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसमें दो चीजें जो है बहुत काम की जो है आपको समझनी है। वो ये है कि इस डी इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी के अंडर जितने भी आपके एक्सपोर्ट्स हैं, इन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक्सपोर्ट्स ऑफ ब्रिटिश गुड्स। जितने भी ब्रिटिश गुड्स हैं उन सबका जो है टैरिफ फ्री जो है एक्सपोर्ट हो सकता है। और इंपोर्ट की बात मैं करूं, इंपोर्ट्स फ्रॉम ब्रिटेन, यानी कि ये दोनों चीजें जो हैं टैरिफ फ्री हैं। यानी कि इंग्लैंड या फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर रही है गुड्स का, वो परमानेंटली टैरिफ फ्री होगा, उस पर कोई भी टैरिफ नहीं लगेगा, टैरिफ फ्री होगा वो। लेकिन अगर इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज यहां से कुछ एक्सपोर्ट करती हैं दूसरी कंट्रीज में, तो उसके ऊपर हैवी टैक्सेस चार्ज किए जाते थे ब्रिटिशर्स के रूल्स के अकॉर्डिंग। और ये जो है एक तरीके से सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी थी। इसके दो मोटिव थे जो ब्रिटिशर्स पूरा करना चाहते थे। पहला, दे वांटेड टू मेक इंडिया एज एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल, कि इंडिया को जो है एक्सपोर्टर बनाया जाए, यहां से पूरे के पूरे रॉ मटेरियल लेके जाए जाए इंग्लैंड। और वहां पर जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है बेसिकली उसकी नीड्स को पूरा करने के लिए, तो एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल बना दिया जाए इंडियन इकोनॉमी को। और दूसरी चीज, दैट इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स, कि जो फिनिश गुड्स है उसका इंपोर्टर जो है इंडिया बन जाए। तो ये दो ऑब्जेक्टिव जो थे वो पूरा करना चाहती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के थ्रू। टैरिफ के बारे में मैंने आपको बताया, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के बारे में मैंने आपको बताया। ये दोनों चीजें मैंने आपको यहां पर एक्सप्लेन कर दी कि किस तरीके से एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि इस पॉलिसी से बेसिकली दो इंपैक्ट हुए। इस पॉलिसी से बेसिकली इंडियन हैंडीक्राफ्ट पे जो है दो इंपैक्ट हुए। पहला जो है वो इंपैक्ट हुआ कि इंडियन हैंडीक्राफ्ट जो है पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो गया। इसको भी हम डिस्कस करेंगे अभी इन पॉइंट्स के बाद में कि इंडियन हैंडीक्राफ्ट पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो गया। और इसने जो है इन पॉलिसीज ने इंडियन मार्केट्स को कॉन्ट्रैक्ट किया और ब्रिटिश गुड्स मार्केट को एक्सपेंड करने में मदद की। स्टूडेंट्स, अगर दूसरे पॉइंट की बात करें, वेरी फ्यू मॉडर्न इंडस्ट्रीज, तो मॉडर्न इंडस्ट्रीज की बात करें तो बहुत कम ऐसी इंडस्ट्रीज थी जो इंडिया में एक्सपेंड हो रही थी या इंडिया में एक्चुअली एग्जिस्ट करती थी। तो बहुत ज्यादा मॉडर्न इंडस्ट्रीज जो है इंडिया में आपको उस टाइम पे देखने को नहीं मिलेंगी। और क्यों नहीं मिलेंगी? क्योंकि यहां पे एक्चुअली जो बेसिकली ओनली दोज इंडस्ट्रीज वर डेवलप्ड व्हिच कुड सर्व ब्रिटिश इंटरेस्ट, यानी कि वही इंडस्ट्रीज जो है बताई गई या उनको एक्सपेंड किया गया जो ब्रिटिश इंटरेस्ट को जो है एक तरीके से सर्व करती हैं, अगर ब्रिटिशर्स के लिए काम करती हैं। अब इन सारी इंडस्ट्रीज में आप ले सकते हैं कॉटन इंडस्ट्री, आप इसमें ले सकते हैं जूट इंडस्ट्री आ सकती है। इसके अलावा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री भी, जो TISCO जो 1907 में एस्टैब्लिश हुई, इसके ऊपर 1 मार्क का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपको। प्लांटेशन, माइनिंग जैसी जो है बेसिकली इंडस्ट्रीज आती हैं। इसके अलावा कुछ कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज भी वहां पर थी, जैसे कॉटन टेक्सटाइल, जूट मैन्युफैक्चरिंग, शुगर, इसके अलावा मैच इंडस्ट्रीज इस तरीके की इंडस्ट्रीज जो है सेटअप की गई
विद द हेल्प ऑफ ब्रिटिश कैपिटल। तो ये इंडस्ट्रीज जो थी उस टाइम पे इंडिया में थी, इंडिया में उनको एक्सपेंड किया गया, बट उनसे जो प्रॉफिट हुआ वो कभी भी इंडिया की ग्रोथ के लिए या इंडिया के बेसिकली इंडियन इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए री इन्वेस्ट नहीं किया गया, जबकि वो पूरा प्रॉफिट जो है ब्रिटेन के मार्केट जो एक्सपेंड हो रहे थे, जो इंग्लैंड की इकोनॉमी थी, उसके बेनिफिट के लिए सारी की सारी चीजें यूज कर ली गई। इसके बाद हमारे पास थर्ड पॉइंट आता है लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज। सो कैपिटल गुड्स की पहले डेफिनेशन आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है स्टूडेंट्स। अगर हम कैपिटल गुड्स की बात करें तो कैपिटल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फर्दर गुड्स, बेसिकली जो प्रोडक्शन कैपेसिटी को आपकी बढ़ाते हैं, मतलब जिनका यूज किया जा सकता है प्रोडक्शन को बढ़ाने में, जैसे प्लांट्स वगैरह हो गए, मशीनरी वगैरह हो गई, तो ये सारी चीजें हम कैपिटल गुड्स के अंदर जो है इंक्लूड करते हैं। तो लैक ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज का मतलब ये हुआ कि वो सारी इंडस्ट्रीज जो किसी भी इकोनॉमी में प्रोडक्शन को बढ़ाने में हेल्प करती हैं, जिनसे और भी सारी या तो कैपिटल गुड्स या कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस किए जाएं, ऐसी इंडस्ट्रीज को इंडिया में कभी भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक्सपेंड होने नहीं दिया। इसमें एक आप एक्सेप्शन जरूर ऐड कर सकते हैं, टिस्को यानी कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जो 1907 में इंडिया में एस्टैब्लिश की गई थी जमशेद सिंह टाटा के थ्रू। तो यहां पर आप उसको जो है बेसिकली एक एक्सेप्शन मान सकते हैं, लेकिन यहां पर जितनी भी इंडस्ट्रीज थी जिनका एक्सपेंशन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने होने दिया वो सिर्फ खुद के बेनिफिट के लिए होने दिया। इसके अलावा अगर मॉडर्न इंडस्ट्रीज की मैं बात करूं तो ब्रिटिशर्स कभी नहीं चाहते थे कि इंडियन इंडस्ट्री जो है कैपिटल गुड्स के मामले में सेल्फ रिलायंट बने। दे ऑलवेज वांटेड टू मेक इंडिया एज लाइक डिपेंडेंट इकोनॉमी ऑन ब्रिटेन फॉर द सप्लाई ऑफ कैपिटल गुड्स, यानी कैपिटल गुड्स की सप्लाई के लिए, इन सारी चीजों की सप्लाई के लिए हमेशा ब्रिटिशर्स यही चाहते थे कि कैपिटल गुड्स हो या हैवी इक्विपमेंट्स हो, उसके लिए इंडिया जो है उनके ऊपर डिपेंडेंट रहे। स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट है यहां पर लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, यानी कि अगर मैं बात करूं स्टेट पार्टिसिपेशन की, तो स्टेट पार्टिसिपेशन जो है वो बहुत नेग्लिजिबल था, यानी कि बहुत लिमिटेड था, एंड दैट इज आल्सो अ ड्रॉबैक ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्री, और आप कह सकते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर। अब अगर मैं बात करूं कि किन किन सेक्टर्स में जो है इन लोगों ने पब्लिक सेक्टर का पार्टिसिपेशन था या स्टेट पार्टिसिपेशन थी, तो वो एरियाज थे रेलवेज, पावर जनरेशन, कम्युनिकेशन, पोर्ट्स एंड सम अदर सेक्टर्स, जिनके अंदर पब्लिक सेक्टर का पार्टिसिपेशन था। अब यहां पर अगर मैं बात करूं रेलवे की या कम्युनिकेशन या पोर्ट्स वगैरह की, तो इनका भी, इसके पीछे भी ब्रिटिशर्स का एक सिंगल मोटिव ये था कि इनकी वजह से जो है एक्सपेंशन ऑफ इंडियन मार्केट फॉर ब्रिटिश गुड्स जो है वो पॉसिबल हो सके, यानी कि अपने गुड्स को, ब्रिटिश गुड्स को वो जो है ज्यादा से ज्यादा एक एक्सपेंडेड मार्केट में जो है बेच सकें, जिसके लिए उन्होंने ये जो है ये सारे सेक्टर पब्लिक सेक्टर के अंडर जो है बेसिकली रखे थे। स्टूडेंट्स अगर मैं बात करूं इस इंडस्ट्रियल सेक्टर की, तो इसका कंट्रीब्यूशन जो था जीडीपी में, जो कंट्रीब्यूशन था वो बहुत ज्यादा नहीं था, बहुत स्मॉल कंट्रीब्यूशन था। और अगर मैं बात करूं कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, तो ऑलमोस्ट 1/6 जो है कंट्रीब्यूशन करता था जीडीपी का, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 17%, और जो है 1/10 ऑफ द पीपल वर 1/10 टू द एम्प्लॉयमेंट, यानी कि जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता था 10% वो जनरेट होता था इंडस्ट्रियल सेक्टर से। सो आप इस डेटा से पता लगा सकते हैं, समझ सकते हैं कि जो कंट्रीब्यूशन था जीडीपी में इंडस्ट्रियल सेक्टर का, that was very low. Students, the next point is managing agency system. So this system was introduced by Britishers in India, और ये इंडिपेंडेंस तक जो है वो इंडिया में चला था। अब इसका मतलब जो है बेसिकली क्या होता है स्टूडेंट्स, अगर हम इसकी बात करें तो विद दिस सिस्टम बिग इंडस्ट्रीज इन द कंट्री वर मैनेज्ड बाय एजेंट्स हु गॉट हाई कमीशन फॉर देयर सर्विसेज। तो एक मैनेजिंग एजेंसी सिस्टम जो है ब्रिटिशर्स ने इंडिया में चलाया, और उसकी हेल्प से जो है काफी, मतलब जो है इंडिपेंडेंस तक चला, और बेसिकली इसमें जो है जो एजेंट्स जो हैं वो मैनेज करते थे, और दे लाइक हु गॉट हाई कमीशन फॉर देयर सर्विसेज, और उनको उनकी सर्विसेज के बदले बहुत ज्यादा कमीशन जो है वो दिया जाता था। स्टूडेंट्स इसके बाद इसी टॉपिक में, इसी के अंदर एक और क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा जाता है आपसे, तो वो है कि व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, कि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो है उसके डिके के पीछे क्या
कारण थे, क्या लॉजिक्स थे, क्या जो है बेसिकली फैक्टर्स थे। सो पहला फैक्टर है डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी, जो ऑलरेडी मैं आपको यहां पर एक्सप्लेन कर चुका हूं कि जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट था उसके ऊपर हैवी टैक्स लगाया जाता था ताकि उनको जो है एक तरीके से डीमोरलाइज किया जाता था कि वो अपने गुड्स जो है एक्सपोर्ट ना कर पाए और ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड गुड्स ही जो है उनका एक्सपेंशन जो है इंडिया में हो, उसी तरीके के गुड्स जो है बने और यहां पे खरीदे जाएं। इसके बाद बात करते हैं डिसअपीयरेंस ऑफ प्रिंसली कोर्ट्स। प्रिंसली कोर्ट्स यानी कि राजा महाराजा किंग्स वगैरह जो होते थे बेसिकली, तो जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के लोग थे, जो हैंडीक्राफ्टमैनशिप होती है बेसिकली, तो वो उस तरीके के एग्जांपल्स लेके जाते थे, वहां पर स्पेसिमेंस लेके जाते थे राजा को खुश करने के लिए। और आपने देखा होगा कि राजा महाराजा वो सोने का हार वगैरह जो है तोहफे में दे दिया करते थे। तो बेसिकली इस तरीके के जो कोर्ट्स होते थे उनकी वजह से हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो है बहुत प्रमोट होती थी। लेकिन ब्रिटिशर्स के आने के बाद वो धीरे धीरे वैनिश होती गई, डिसअपीयर होती गई, और जिसकी वजह से जो है इनका मोराल जो है वो भी डाउन होता गया और ये इंडस्ट्री धीरे धीरे खत्म हो गई, डिके हो गई, डिसअपीयर हो गई। इसके बाद आप बात आती है कंपटीशन फ्रॉम द मशीन मेड प्रोडक्ट्स। बेसिकली होता क्या था, हैंडीक्राफ्ट की अगर कोई चीजें होती हैं तो आपको भी पता है कि बेसिकली वो उनका जो है देखने में अच्छी लगती हैं, एज अ पीस ऑफ आर्ट, एज अ पीस ऑफ एंटीक आप उसे रख सकते हैं, लेकिन बेसिकली वो बहुत महंगी होती हैं। अब जो ब्रिटिश इंडियन प्रोडक्ट्स थे उनमें क्या होता था कि वो जो है मशीन से बनते थे, सस्ते होते थे और अच्छी क्वालिटी होती थी उनकी, यानी कि मशीन से बनके जो है उनकी क्वालिटी थोड़ी इंप्रूव हो जाती थी। तो उसकी वजह से जो इंडियन गुड्स थे उनको लोग कम खरीदने लगे, कम प्रेफर करने लगे, और ब्रिटिश मेड गुड्स को जो है ज्यादा परचेज करने लगे क्योंकि वो कॉस्ट इफेक्टिव थे और उनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी और कंपैरेटिवली भी वो ज्यादा अच्छे थे। न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड। अब धीरे धीरे जैसे ब्रिटिशर्स यहां पर आए तो एक एक न्यू क्लास इमर्ज्ड इन आवर इकोनॉमी जो बेसिकली ब्रिटिश गुड्स ही खरीदती थी। तो उससे क्या हुआ बेसिकली कि जो ब्रिटिश गुड्स थे उनकी डिमांड इंडिया में धीरे धीरे जो है वो ग्रो होने लगी, बढ़ने लगी। इसके बाद अगर मैं बात करूं इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज इन इंडिया, अब यहां पर इवन ये अलग बात है कि एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है ब्रिटिशर्स का इंडिया को, इंडियन इकोनॉमी को, लेकिन ये भी उन्होंने सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए किया ताकि जो है इंडियन मार्केट, नए से नए इंडियन मार्केट्स को वो डिस्कवर कर सके और एक्सपेंड कर सके, अपने ब्रिटिश गुड्स को इंडियन मार्केट्स तक पहुंचा सके। एंड दैट वाज द reason behind this particular thing. So I hope you have got the point that what was the state of Indian industrial sector at the time of independence, and you have also got the point that what are the factors responsible for decay of handicraft industry in India. स्टूडेंट्स, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यही एक चीज है जो हमें इसी तरीके की वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करती है। कुछ कहना चाहते हैं, सजेशंस देना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कमेंट बॉक्स खुला है आपके लिए, हर एक कमेंट को मैं रीड करता हूं और हर एक क्वेरी का आंसर मैं देता हूं। स्टूडेंट्स, अगर आप हमें फॉलो करना चाहते हैं सोशल हैंडल्स पे तो फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमारा मनोज जहांगीर क्लासेस के नाम से ही पेज है, आप हमें वहां पर भी फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा सब्सक्राइब करना ना भूलें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए, और पढ़ते रहिए और देखते रहिए मनोज जहांगीर क्लासेस।